आप 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा यानी विवेक यादव का हार्दिक नमस्कार। एक शायरी से शुरुआत करता हूँ। डूबती नाव पर सब चिल्ला रहे थे ताबिश ताबिश, जिद मेरी इतनी कि मेरी गज़ल मुकम्मल हो जाए। यहाँ पर ताबिश साहब केवल गज़लकार की बात नहीं कर रहे हैं, वो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अपने काम को, अपने ओहदे को एक काफ़ी अहमियत देता है। ऐसे ही हमारे साथ सोहम शाह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सर के पेशे की बात करूं तो फिल्म मेकर हैं। इनके पुराने, अगर मैं वर्क की बात करूं तो काल मूवी, हेरा फेरी और कभी खुशी कभी गम, ऐसे कई फिल्मों में उन्होंने अपनी काम करा है। हाल ही में सर की एक बुक भी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है ब्लड मून। आगे उसके बारे में बात करेंगे, पर सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई रिलेटिव या फ्रेंड आया और कहा मेरे को अपनी मूवी में ले लो? यार, ये तो मेरे हिसाब से हर रोज़ ही होते रहता है क्योंकि हर कोई को मतलब शौक़ होता है फिल्मों में आने का, एक्टिंग करने का। तो ये मजाक मस्ती में तो काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कि रोल दे दो, रोल दे दो। तो इस तरह की बातें तो होती रहती है। पर सर अगर मैं बात करूँ फिल्म मेकिंग में, तो कहीं ना कहीं एक्टर को उतनी प्रेफरेंस मिलती है, एक्ट्रेस को मिलती है, स्टोरी लाइन को मिलती है, पर जो फिल्म मेकर होता है, डायरेक्टर होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नज़रअंदाज हो जाता है। बड़ी सबसे ज़्यादा मेहनत उसी की होती है। उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये मीडियम ऐसा है कि आपको ये चीज़ सोच के ही आनी है फील्ड में कि क्या आप लाइमलाइट और फेमस होने के लिए आ रहे हो या एक अच्छा सिनेमा बनाने के लिए आ रहे हो, यू नो। सो अगर आपको सिर्फ वो अट्रैक्ट करता है कि यार सबसे ज़्यादा मेहनत तो मैंने की है, सबसे ज़्यादा बहुत मतलब फिज़िकल मेहनत भी लगती है, इतने साल लगते हैं एक फ़िल्म बनने में या लिखने में, और लाइमलाइट सारी एक हीरो लेके जाता है या एक्टर लेके जाते हैं, बट दैट इज़ द नेचर ऑफ द जॉब। तो अगर आपको वो चीज़ खटकती है तो आपको एक्टिंग कर लेनी चाहिए, बिकॉज एज अ फिल्म मेकर एक अलग तरीके का सेटिस्फैक्शन है। बिकॉज वो कहते हैं ना कि कैप्टन ऑफ द शिप। तो जब आपको पता है कि आप डायरेक्टर हो, तो वो जो 100, 150, 200 लोग काम कर रहे हैं सेट पे, उनको आप लेके चल रहे हो, वो सब आपके ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग हाई, एट द सेम टाइम वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फेमस होना या क्रेडिट ना मिलना वो एक बाय प्रोडक्ट है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपकी फ़िल्म अच्छी है तो इवेंचुअली 25 साल बाद भी लोग आपको उस फिल्म के लिए याद करेंगे। जो एक्टर के फेज़ में तो उतार चढ़ाव अलग तरीके के होते हैं। तो सर अगर मैं बात करूँ, फिल्म स्कूल है हमारा, यहाँ पर फिल्म जो सिनेमा के स्टूडेंट्स भी हैं, उनका एक ये रहता है कि फेम मिल जाए, पैसा मिल जाए तो फिर सब ठीक हो जाता है। होता है सब ठीक? नहीं, इस लाइन में कभी कुछ ठीक नहीं होता क्योंकि इस लाइन में क्या होता है कि देखिए, इंस्पायरिंग चीज़ भी है, एट द सेम टाइम जो नई पीढ़ी है उनके लिए सीखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये सबसे अनस्टेबल लाइन है। आप कितने भी फेमस हो जाओ, कितना भी सक्सेस मिल जाए, पर आपको हर फ्राइडे या हर नए असाइनमेंट के साथ फिर दोबारा प्रूव करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार आपको फेम मिल गया या कुछ बहुत अच्छा हो गया तो लाइफ सेट हो गई, क्योंकि यू हैव टू कीप प्रूविंग योरसेल्फ। एक फिल्म आपने अच्छी बना ली, दूसरी शायद अच्छी ना बने, तो लोग सिर्फ वो लास्ट फिल्म याद करते हैं। फिर चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे प्रोड्यूसर हो जो पैसे लगा रहे हैं, वो हर लोग आपके लास्ट प्रोडक्ट से आपको जज करते हैं। तो आपको नॉन स्टॉप मेहनत करनी है। और देखिए, मतलब जैसे सक्सेस के बाद आपको फिर और मेहनत करनी है टू मेंटेन दैट सक्सेस। तो ऐसा हर स्टेज पे अपना एक स्ट्रगल है। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा हाइप पर है, तो सोशल मीडिया पर जो है वो भी एक्टर है, तो वो क्या सिनेमा इंडस्ट्री में आ सकता है? देखिए, सोशल मीडिया, जैसे आपने शायद ये सवाल कई लोग को पूछा होगा पहले भी और जवाब इसी तरह का मिला होगा। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत ही मतलब उसे कहते हैं कि इल्यूजनल दुनिया है। ओके, वो आपको एक बहुत ही अलग तरीके का इल्यूजन देती है कि मतलब इतने हज़ार लाइक आ गए, इतने लोगों ने वाह वाह कर दी। देखिए, आप कुछ पुटअप कर रहे हो तो मतलब जो फ्री बैठे हैं 200 लोग तो उसको लाइक करने ही वाले हैं, 200 लोग कुछ कमेंट भी कर देंगे, बट दैट डज नॉट कन्वर्ट इनटू स्टारडम और सक्सेस। जैसे हम कहते हैं कि अगर 1000 लोग ने कुछ लाइक किया है, इसका ये 1000 लोग मेरे बुक के कवर को देख के लाइक करेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि वो 1000 लोग मेरी बुक खरीदेंगे। जब पैसा दे के खरीदना है तो वो बात वहाँ नहीं आती है। सो वो बहुत अलग बैरोमीटर है। सो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सारी चीज़ें जिससे वो रेलेवेंट रहे, लोग उसका काम देखते रहे, पर उसको कैसे आप यूज़ करना चाहते हो
वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको फोकस करके चैनलाइज करना इम्पॉर्टेंट है। वही सर, इसी सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो मीम का कल्चर बहुत चलता है, ट्रोलिंग का कल्चर बहुत चलता है। क्या ये मार्केटिंग के लिए अच्छी होती है फिल्म के लिए? देखिए, जो मीम्स बनते हैं वो हो या ट्रोल्स हो, यूजुअली कोई प्रोडक्शन या कोई जो फिल्म खुद बनाता है ना, वो इन चीज़ों को डेवलप नहीं करते हैं। ओके, फिल्म अगर बहुत बुरी लगती है तो अपने आप लोग ट्रोल करने लगते हैं। फिल्म में कुछ अच्छा है तो वो अच्छी चीज़ को भी मतलब सोशल मीडिया भी ऐसा हो गया कि उसका ह्यूमर पिकअप करके मीम्स बना लेते हैं। पर जब मीम्स बनते हैं तो ज़्यादातर आपका इंडिकेशन यही है कि लोगों को कुछ पसंद आया इसमें, कि ये वायरल हो गया है, लोग उस वन लाइन को कैच कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन को कैच कर रहे हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है। बट ट्रोलिंग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मतलब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। सर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा कि कंट्रोवर्सी होती है, कई बार क्रिएट भी करी जाती है, क्या इम्पैक्ट डालती है? आप जानबूझ के करी जाती है कंट्रोवर्सी? देखिए, 100% काफ़ी ऐसे फिल्में हैं, एक्टर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को क्रेडिबिलिटी और नॉन स्टॉप मतलब न्यूज़ में रहने के लिए नॉन स्टॉप नॉनसेंस भी क्रिएट करते हैं उस पर ये सब शॉर्ट लिव्ड होता है। देखिए, मतलब नाम नहीं लूँगा, पर काफ़ी ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको मतलब बहुत जल्दी फेम मिल जाता है। कई अजीब तरीके के कपड़े पहनते हैं, कई अजीब तरह का फैशन दिखाते हैं, कुछ गलत चीज़ें बोल देते हैं, तो वो एक ट्रैक्शन मिल जाता है फॉर फ्यू मंथ्स, पर वो आप होल्ड नहीं कर सकते। जेन्युइन टैलेंट अगर है तो ये शॉर्टकट्स आपको कोई ना काम के हैं, ना आपको आगे तक लेके जाएगा। सर, अगर मैं बात करूं, एक डायरेक्टर के लिए आई फॉर डिटेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कैसे डेवलप करें उसको? देखो, आई फॉर डिटेल कैसे डेवलप करना, बेसिकली एक तो कुछ न्यूएंसेस है एक फिल्म मेकर के, जो या तो आपके अंदर है या तो नहीं है। तो कुछ चीज़ें होती है कि आप सिर्फ थियरी या उसको सीख के डेवलप नहीं कर सकते, पर आपकी स्कूलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारी फील्ड में चाहे डायरेक्शन हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे कॉमेडी हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें चलती है ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो वो एक नेचुरल ट्रेट होना चाहिए। अब आज अगर मैं बुक लिख रहा हूँ या कोई फिल्म लिख रहा हूँ, मेरी नॉर्मल ज़िंदगी से जितना मैंने ट्रैवल किया है, जितने लोगों से मैं मिलूँगा, जितने लोग के साथ आप संपर्क में आते हैं, तो वो एक बारीकियत से आपको हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। जैसे किसी के मैनरिज्म्स, किसी की लैंग्वेज, किसी का कपड़े पहनने का तरीका, कुछ ना कुछ आपको ऐसा छप जाएगा जो, लेकिन ये एक्सरसाइज कैसी है कि आप उसको मतलब सबकॉन्शियसली आने देना चाहिए आपको। फिर जब आप कुछ कंसीव करते हो सीन या कैरेक्टर्स या स्टोरी, तो अपने आप आपको रिकॉल वैल्यूज़ आती है कि यार मैंने ऐसे ऐसे एक कैरेक्टर देखा था, मैं उसको इसमें अडेप्ट कर सकता हूँ। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। बट एक एक्सटेंशन में आपको ये कहूँगा, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट से निकला हूँ, तो हमें डेफिनेटली ये सिखाया गया था कि हम जब ट्रैवल करते थे ट्रेन से, तो 2-2 घंटे हम सिर्फ ट्रेन में ट्रैवल करते थे और स्केचिंग करते थे। तो उसमें वो डेवलप होता था आर्ट के, लाइक अगर मुझे पिक्यूलियर कुछ लगता है इस कैरेक्टर आपके अंदर, उनके अंदर, तो मैं उसको ऑब्जर्व करके कैसे उसके कैरिकेचर बनाऊँ, पोर्ट्रेट्स बनाऊँ। तो इस तरह से आपका ऑब्जर्वेशन पावर आपको बढ़ाना है। सर, एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल भी नहीं कहूँगा, मैंने कुछ सिनेमा के स्टूडेंट्स की बाइट ली, गर्ल्स की बाइट ली मैंने, तो उनका कहना ये था कि आज के वक्त में जब वो गर्ल्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं, मैं बॉलीवुड की बात करूँ, हिंदी सिनेमा की बात करूँ, तो आजकल थोड़ा वीक दिखाया जा रहा है, सबमिसिव दिखाया जा रहा है। हाल ही में एक पिक्चर आई है, उसमें ऐसा दिखाया गया, मैं नाम नहीं लूँगा उस पिक्चर का, आपके क्या व्यू हैं उस पर? देखिए, अभी कैसा हो गया है कि पहली बात तो ये 4 साल जब से हमने OTT का कंटेंट बहुत ही एब्जॉर्ब किया है, हमारे ओल्डर जनरेशन्स है, यंगर जनरेशन है, सब ने OTT पे इतना कंटेंट देखा है बिना किसी सेंसरशिप के कि हर आदमी का एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ गया है। चाहे वो गाली गलौज थी, न्यूडिटी थी, या एक्शन था, या गोरी ब्लड शेड है, कोई भी, मतलब पहले हिंदी फिल्में या उनमें एक मर्यादा थी, एक सेंसरशिप का एक डर रहता था और एक फैमिली एंटरटेनर लेवल पे काम होता था। पर ये 4 साल 5 साल में OTT की वजह से वो सारे बॉर्डर्स जो है वो पार हो चुके हैं और लोगों का मतलब जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत इजी हो गया है, लोग कुछ भी एक्सेप्ट करने को रेडी है। तो आई थिंक विद द अपकमिंग जनरेशन, जो आप भी फिल्म को रेफ़र कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टर्स शायद उस तरह का स्टेटमेंट देना चाहते हैं जो उनके सोच के हिसाब से है, जो उनकी मान्यता है।
पर ये कोई एक पर्टिकुलर फेज़ नहीं है, हर फिल्म मेकर का एक अलग जॉनर या अलग तरीका होना चाहिए अप्रोच करने के लिए फ़िल्म के लिए। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ जहाँ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और बहुत ही वुमेन स्ट्रॉन्ग और वुमेन सेंट्रिक फिल्में बनती है, कैरेक्टर्स भी बनते हैं, उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अननेसेसरी उसको कैरेक्टर को दबा के कुछ उसको कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। बस लास्ट जाते जाते अपनी बुक के बारे में एक बार बता दीजिए। सो बुक का टाइटल है ब्लड मून, और क्योंकि मैंने पहले, आप जानते होंगे, मैंने फिल्म बनाई थी काल, तो वो भी सुपरनैचुरल थ्रिलर थी, कॉर्बेट पार्क में, जंगल में। तो बहुत टाइम से मैंने वापस हॉरर फिल्म या हॉरर स्टोरी नहीं लिखी थी, तो मैं चाहता था कि मैं ऐसी कोई एक कहानी लिखूं जो कम्प्लीटली नई हो। मतलब आप जब बुक पढ़े तो आप मतलब ये 200 पेज आप बुक रख ना पाए, ऐसी कोशिश है मेरी। तो एक नया सब्जेक्ट में लेके आया हूँ, और महाराष्ट्र में एक हिल स्टेशन है माथेरान, तो वहाँ पे आज भी मतलब इको फ्रेंडली हिल स्टेशन है, वहाँ आज भी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, सिर्फ पुराने ज़माने की छोटी ट्रेन चलती है। तो एक अजीब ही जंगल, अजीब ही हिल स्टेशन है, तो उसके आसपास मैंने पूरी ये कहानी को रचा हुआ है, और बहुत एक्साइटिंग है, और बहुत जल्द इसकी वेब सीरीज़ भी हम बनाएंगे, तो इसलिए मैंने ये बुक लिखी है। थैंक यू सो मच सर, हमें समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। आगे और भी मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा, देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।